दरियागंज नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। यह ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। आरव के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, यह इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ माया, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ मोहनलाल की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करे माया, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा माया, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। आरव एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। आरव घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। आरव के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अपने आप को संभालता हुआ आरव कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना आरव के लिए बहुत मुश्किल होता था। बर्तन धोकर आरव ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद आरव को ठंड से थोड़ी राहत मिली। आरव का बहुत मन हो रहा था कि एक कप चाय वह भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना एक कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को एक कप चाय दी और खुद भी एक कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। यह क्या आरव, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वह बहुत ठंड लग रही थी। गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूं, तब तुझे समझ आएगा। मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा आरव सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मैं कोई धर्मशाला खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहाँ से। सेठ मोहनलाल आरव को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर आरव बहुत दुखी था। उसने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने माया को राशन दिया। इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं। क्या बात है जी? आरव ने माया को सारी बात बता दी कि मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली और उसे निकाल दिया। हे भगवान, तूने यह ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो माया,
देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कुछ पैसे मैंने बचा लिए। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वह तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कपड़े में ही काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। अरे नहीं माया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। आरव बाजार जाकर उन पैसों से अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। जब माया खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। आरव बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आरव काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। आरव काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। आरव यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। यह कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है बुआ जी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। आरव सामान उठाता है और बुआ जी के साथ चल पड़ता है। ये लो बुआ जी, आ गया तुम्हारा घर। बुआ जी, तुम यहाँ अकेली रहती हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी गुलबोरी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वह तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा बुआ जी, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गुलबोरी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं गुलबोरी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गुलबोरी का ख्याल रखो। ठीक है बुआ जी, अगर आप इतना जोर दे रही है तो आज से मैं आपकी गुलबोरी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो यह तुम्हें बहुत सारा दूध देगी। बस इतना कर दो, मुझे रोज 1 गिलास दूध दे दिया करो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहो, मैं आपकी गुलबोरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और आपके लिए रोज 1 गिलास गुलबोरी का दूध आकर पहुंचा किया करूंगा। इतना कहकर आरव गुलबोरी को लेकर घर आ जाता है। जब माया ने आरव को गाय के साथ देखा तो वह बोली, अरे ये किसकी गाय ले आए आप? आरव माया को सारी बात बता देता है। बस इस तरह बुआ जी ने इस गुलबोरी को मुझे दे दिया और कहा इसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। माया, रात तो होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि गुलबोरी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर गुलबोरी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से गुलबोरी के लिए कुछ खाने को ले आए। आरव जंगल की ओर निकल जाता है और गुलबोरी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और गुलबोरी को खिला देता है। कुछ देर बाद गुलबोरी ढेर सारा दूध देती है। देखो माया, गुलबोरी ने तो बहुत सारा दूध दिया है। इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ,
आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गर्म दूध पीकर के सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। और मुझे एक गिलास दूध दे दो, मैं अभी बुआ जी को दे के आता हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे रोज एक गिलास दूध दे दिया करो बस। अभी देती हूँ। आरव तुरंत बुजुर्ग अम्मा के पास जाकर दूध दे देता है। इस तरह आरव का परिवार उस दिन गुलबोरी के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल ले। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास स्टॉल लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, किशोर से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा, हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। यह विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है माया। मैं आज ही जाकर किशोर से कुछ उधार की बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वह मैंने ठंड में चाय का काम खोलने का सोचा है, बस उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है आरव, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूं, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। किशोर आरव को पैसे दे देता है। पैसे लेकर आरव एक चाय के स्टॉल खोल लेता है। गुलबोरी के दूध से चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। चाय बनाते ही उसकी खुशबू आज पास में फैलने लगी, जिससे लोग उसकी दुकान पर पास आकर उसकी चाय का लुत्फ उठाने लगे। अरे वाह भैया, तुम चाय तो बड़ी ही कड़क बनाते हो। इस तरह उसका चाय का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था। लेकिन उसी से कुछ दूरी पर सेठ मोहनलाल का भी चाय की दुकान थी। सेठ मोहनलाल को जैसे ही पता चलता है कि आरव ने भी अपना चाय का स्टॉल खोल लिया है, वह मन ही मन आरव से जलने लगा। यह तो बहुत ही चालाक है। इसको मैं काम पर से क्या निकाला, यह तो मुझे ही टक्कर देने को खड़ा हो गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ मोहनलाल लोकल गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को आरव को परेशान करने के पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को आरव के स्टॉल के पास आए। यहाँ पर किससे पूछकर तूने ये स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे। चल, अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना यहाँ पर तुझे हम चाय का स्टॉल नहीं लगाने देंगे। पर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो कल से तेरी स्टॉल यहाँ नहीं लगनी चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी। अब मैं इतनी ठंड में और कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? मेरे पास दुकान किराए पर लेने तक की पैसे भी नहीं है। ये सब बहानेबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी। कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। वह गुंडे आरव को धमकाकर वहां से चले जाते। फिर अगले दिन आरव फिर से वहां चाय का स्टॉल लगा लेता है। आरव का ठेला फिर से वहीं दे। सेठ मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और उन गुंडों से कहता है, मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? आरव का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो कल उसको खूब धमकाया था, पर लगता है हमारी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे, तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब आप देखते जाइए हम किस तरह उसका स्टॉल बंद करवाते हैं। अगले दिन आरव अपनी दुकान पर प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु, रक्षा करना, उन गुंडों की नजर से मुझे बचा लेना। वह गुंडे फिर आरव के पास आते हैं। अरे, तूने अभी तक चाय के स्टॉल क्यों नहीं बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आरव उस समय चाय बना रहा था। चाय की खुशबू जब गुंडों की नाक के पास से गुजरती है। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल, पहले हम सबके लिए 1 कप चाय लगा। गुंडे जैसे ही आरव की चाय पीते हैं। अरे वाह, तू चाय तो बड़ी कड़क बनाता है।
सच में बड़ी ही स्वादिष्ट चाय है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब तुझे हमारे होते हुए यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। वह गुंडे डंडा लेकर वापस सेठ मोहनलाल के पास पहुंच जाते हैं और उसकी ही पिटाई कर देते हैं। ये ले अपने पैसे, और आगे से उस ठेले वाले को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे उल्टा सेठ मोहनलाल को ही धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। गुंडों की धमकी से डरकर सेठ मोहनलाल ने अब आरव को परेशान करना बंद कर दिया। आरव अब आराम से चाय की स्टॉल लगाता है और कड़कती ठंड में लोगों को गरमागरम चाय पिलाता है।